नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है मॉस्फी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन। मेरे प्यारे साथियों, इस जिंदगी में न तो सफर डराता है न सफर थकाता है। ये खौफ है मुकाम का जो सारी रात जगाता है। ये खौफ है मुकाम का, ये खौफ है सफलता का जो सारी रात जगाता है। आप जागोगे सफलता मिलेगी। सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 to 30। मेरे प्यारे साथियों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नर्सिंग एकेडमी की वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ क्रोनिक अकल्जियो आर्टेरियल डिजीज। एक नर्स एक क्लाइंट की केयर कर रही है जिसको क्रोनिक अकल्जियो आर्टेरियल डिजीज है। व्हाट प्रिसिपिटेटिंग कोज is the nurse most likely to identify for the development of ulceration and gangrenous lesion? Most common cause कौन सा है या precipitating cause कौन सा है जो कि डेवलपमेंट अल्सरेशन और गैंग्रेस लेजिन की डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आइडेंटिफाई करो। ऑप्शन 1 इमोशनल स्ट्रेस विच इज शॉर्ट लाइव, इमोशनल स्ट्रेस है। ऑप्शन 2 पुअर हाइजीन एंड लिमिटेड प्रोटीन इनटेक। ऑप्शन 3 स्टिमुलस सच एज कॉफी, टी और कोला ड्रिंक्स। ऑप्शन 4 ट्रोमा फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल सोर्सेस। चारों कारणों में से कौन सा मोस्ट कॉमन कारण है या प्रेसिपिटेटिंग कोज है जिसके कारण क्रोनिक ओकोल्जियो आर्टेरियल डिजीज हो सकती है? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ट्रोमा फ्रॉम मैकेनिकल, आर्टेरियल और थर्मल सोर्सेस। इट इज द प्रेसिपिटेटिंग कोज। प्रेसिपिटेटिंग मीन्स वो कंडीशन या वो कोज जो कि डिजीज को बढ़ाता है या ट्रिगर करता है सिचुएशंस को। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। डिमेंस सेंसेशन डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ इंजरी। सेंसेशन की कमी के कारण जो चोट लगी है उसके बारे में अवेयर कम हो जाता है, मतलब उस क्लाइंट को पता नहीं लगता। इंजर्ड टिश्यूज कैन नॉट लीड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सेलुलर डिप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। इंजर्ड टिश्यूज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। अल्सरेशन एंड गैंग्रीन, जिसके कारण अल्सर बनेगा और गैंग्रीन हो सकता है। अल्सरेशन और गैंग्रीन हो सकता है किसके कारण? प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण डेड सेल्स हो जाती हैं जिसमें अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। गैंग्रीन मींस लोकलाइज डेथ, जो एरिया है उसके कारण ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण जो टिश्यूज हैं वो डेथ हो जाते हैं, या बॉडी टिश्यूज लोकलाइज एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट सर्कुलेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डेड हो जाते हैं, इसे हम गैंग्रीन बोलते हैं। इमोशनल स्ट्रेस डज नॉट कोज टिश्यू इंजरी। इमोशनल स्ट्रेस के कारण टिश्यू इंजरी नहीं होती, बिकॉज इमोशनल स्ट्रेस के कारण वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है जो कि हीलिंग को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, मतलब हीलिंग में टाइम ज्यादा लेगा। इनएडिक्वेट हाइजीन इज ओनली वन स्ट्रेस दैट में कोज टिश्यू ट्रोमा। इनएडिक्वेट हाइजीन का मतलब प्रॉपर केयर नहीं करना सेल्फ की, उसके कारण टिश्यू ट्रोमा, चोट लगने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। प्रोटीन इज नॉट रिलेटेड टू डिजीज। प्रोटीन वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, बट क्रोनिक ओकल्जियो आर्टेरियल डिजीज से उसका कोई रिलेशन नहीं है। कैफीन स्टिमुलेंट, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैफीन का क्या फंक्शन है, कैफीन क्या काम करता है। कैफीन वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई सेल्स के पास कम पहुंच पाती है। कैफीन स्टिमुलेट द पेरिफेरल वेसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। कैफीन पेरिफेरल वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, लिमिटिंग ऑक्सीजन टू सेल्स। सेल्स के पास ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है। इट इज नॉट द मेजर कॉज ऑफ अल्सरेशन। ये मेजर कारण अल्सरेशन का नहीं है, लेकिन अल्सरेशन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 22। ए क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट आफ्टर सर्जरी। एक पेशेंट है सर्जरी के बाद जिसको प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट या बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। विच कॉम्प्लिकेशन डज द नर्स एक्सेप्ट टू प्रिवेंट बाय टीचिंग द क्लाइंट टू अवॉइड प्रेशर ऑन द पोप्लिटेल स्पेस। कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए कौन सा, या कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए क्या एक्सपेक्ट करेगी टीचिंग के अंदर कि पोप्लेटल स्पेस में प्रेशर न पड़े।
या प्रेशर न लगे उसके लिए कौन सा टीचिंग ऑप्शन या टीचिंग एडवाइस देगी, मतलब कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोलोंग बेड रेस्ट से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। ऑप्शन फर्स्ट सेरिब्रल एम्बोलिज्म, ऑप्शन टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन थ्री ड्राई गैंग्रीन ऑफ लिम्ब, ऑप्शन फोर कोरोनरी वेसल्स ऑक्लूजन। सेरिब्रल एम्बोलिज्म यानी ब्रेन के अंदर इम्बोलस बन जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म पल्मोनरी आर्टरी में इम्बोलस, ड्राई गैंग्रीन लिम्ब के अंदर ड्राई गैंग्रीन या लिम्ब्स के टिश्यू डेड हो जाएंगे, कोरोनरी वेसल्स ऑक्लूजन या जो कोरोनरी वेसल्स है, ऑक्लूजन का मतलब होता है बंद होना, एक्लूड उसमें रुकावट आ जाएगी। इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। मोस्ट कॉमन चांस प्रोलोंग बेड रेस्ट का फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देते हैं। कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ध्यान दीजिएगा, रेशनल देखिएगा। Pulmonary capillary beds are the first small vessels that the embolus encounter once it is released from the calf veins। सबसे पहले इम्बोलस काफ वेन में बनता है, काफ वेन से वो सर्कुलेट फर्स्ट मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल्स में रिलीज होता है, उसको दैट इज पल्मोनरी कैपिलरीज। इम्बोलस क्या है? इम्बोलस क्या है थोड़ा समझना। इम्बोलस एक ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, एयर बबल्स भी हो सकता है, फेट का टुकड़ा भी हो सकता है, या कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को क्या करेगा? रोकता है, दैट इज इम्बोलस। थ्रोम्बस इज ओनली द ब्लड क्लॉट। क्लियर है? फर्स्ट वेसल्स इम्बोलस का दैट इज पल्मोनरी कैपिलरीज। Cerebral embolism and coronary vessels occlusion will not occur because the embolus will enter the pulmonary system first। ये कंसेप्ट टिप याद रख लेना, कहीं पे भी इसमें चेंज नहीं होगा। सबसे पहले इम्बोलस इंटर करता है पल्मोनरी सिस्टम में फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। ड्राई गैंग्रीन अकर व्हेन द आर्टेरियल रादर देन द वेनस सर्कुलेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ड्राई गैंग्रीन हमेशा कब होगा? जब आर्टरी सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस होगा। पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ड्राई गैंग्रीन कब होगा? हमेशा तब होगा जब आर्टरी सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस होगा, ना कि वेनस सर्कुलेशन में। वेनस सर्कुलेशन से ड्राई गैंग्रीन का कोई लेना देना नहीं है। गैंग्रीन का मतलब क्या है? एक लोकलाइज एरिया में टिश्यूज का डेड होना। क्वेश्चन नंबर 23, ए नर्स in the post anesthesia care unit is caring for a client who received a general anesthetic। एक पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में एक पेशेंट है जिसको जनरल एनेस्थीसिया मिला है, उसकी केयर कर रही है। विच फाइंडिंग शुड द नर्स रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर? कौन सी फाइंडिंग या कौन सी कंडीशन नर्स रिपोर्ट करेगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को? ऑप्शन वन, क्लाइंट पुशेज द एयरवे आउट। क्लाइंट एयरवे आउट पुश कर रहा है। क्लाइंट हैज स्नोरिंग रेस्पिरेशन। क्लाइंट की जो रेस्पिरेशन है वो स्नोरिंग या उसमें साउंड आ रहा है, स्नोरिंग कंडीशन में है। रेस्पिरेशन ऑफ 16 ब्रीथ्स पर मिनट आर सोलो। रेस्पिरेशन की रेट है जो 16 ब्रीथ्स पर मिनट है। सिस्टोलिक ब्लड, ऑप्शन 4, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम 130 टू 90 mmHg। यदि उसका ब्लड प्रेशर 130 टू 90 mmHg से कम हो जाए। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम 130 टू 90 mmHg। रेशनल देखिएगा क्यों होता है, क्या कारण है कि एनेस्थीसिया के कारण उसका ब्लड प्रेशर कम होता है। ए ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, रैपिड पल्स रेट, कोल्ड कामी स्किन एंड ओलिगुरिया आज साइन ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड शॉक विच इज नॉट ट्रीटेड प्रोमोटली कैन लीड टू डेथ। क्या है? यदि एनेस्थीसिया के बाद ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि उसका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ और पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है। शॉक की कंडीशन के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। देन इट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। इसको हमें जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना होगा ताकि उसको ट्रीट किया जा सके। और क्लाइंट पुशेज द एयरवे इज एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स, द क्लाइंट विल पुश आउट द एयरवे एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया सबसाइड। यदि एयरवे पुश कर रहा है का मतलब है कि पेशेंट होश में आ रहा है, उसका कॉन्शियस लेवल बढ़ रहा है और वो उसका एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो रहा है। क्लाइंट हैव स्नोरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ऑफ 16 ब्रीथ्स पर मिनट आर सोलो इज ए कॉमन रेस्पॉन्स टू डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। ये दोनों इफेक्ट कॉमन इफेक्ट हैं
एनेस्थीसिया के। क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी ए क्लाइंट सडनली रिपोर्ट नमनेस इन द राइट लेग एंड ए फनी फीलिंग इन द टोज, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? एब्डोमिनल सर्जरी के बाद क्लाइंट राइट लेग के अंदर नमनेस फील करता है और उसके टोय के अंदर फनी फीलिंग आती है। नमनेस का मतलब होता है सूनापन। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? नर्स फर्स्टली क्या करेगी, मतलब किसको प्रायोरिटी देगी? ऑप्शन 1, एलिवेट द लेग एंड टेल द क्लाइंट टू ड्रिंक मोर फ्लूइड। लेग को एलिवेट करेगी और क्लाइंट को ज्यादा फ्लूइड लेने के लिए, ड्रिंक करने के लिए बोलेगी। ऑप्शन 2, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन इन बेड एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्लाइंट को बेड पे रहने के लिए इंस्ट्रक्ट करेगी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेगी। ऑप्शन 3, रब द क्लाइंट लेग टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्लाइंट की लेग्स को रब करेगी। एंड कवर द क्लाइंट विथ ए ब्लैंकेट, और क्लाइंट को ब्लैंकेट के साथ कवर करेगी। ऑप्शन 4, टेल द क्लाइंट अबाउट द डेंजर ऑफ प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट एंड इंक्रीज एम्बुलेंस। क्लाइंट को प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट के खतरे बताएगी और एम्बुलेशन के लिए बोलेगी, इंक्रीज एम्बुलेशन के लिए इंक्रेज करेगी। गेस करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन इन बेड एंड नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। रेशनल देखिएगा, लोकलाइज सेंसरी चेंजेस में इंडिकेट नर्व डैमेज, इंपेयर सर्कुलेशन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। क्या नमनेस क्या कर रहा है, उसका सेंसेशन या सेंसरी लॉस हुआ है, जो कि किसको इंडिकेट करता है? नर्व डैमेज को इंडिकेट करता है। इंपेयर्ड सर्कुलेशन, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा, उसको इंडिकेट करता है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन को इंडिकेट करता है। एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर नोटिफाई। उसके अंदर हम उसको क्या एडवाइस करेंगे कि जो बेड पे लेटा रहे और हेल्थ केयर नोटिफाई को, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जिस स्थिति में उसी में लेटा रहे, एंड उसके बाद हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि कोई क्लोट है तो पल्मोनरी आर्टरी इनमें जा सकता है। Symptom indicate a serious problem and the healthcare provider must be notified. While fluid may be helpful to prevent hemoconstruction, फ्लूइड इंपॉर्टेंट है जो कि उसको ब्लड को कंसंट्रेट या गाढ़ा होने से रोकेगा, एंड द रिजल्टिंग रिस्क ऑफ थ्रोम्बोस और थ्रोम्बोस फॉर्मेशन बनाने से या थ्रोम्बोस बनने से, ब्लड क्लॉट होने से रोकेगा। फ्लूइड शुड बी हेल्ड इन केस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म दैट रिक्वायर द क्लाइंट टू रिफ्रेन फ्रॉम ओरल इनटेक। फ्लूइड हर सर्जिकल प्रोसीजर में प्रिस्क्राइब किया जाता है। हर रबिंग एंड मसाजिंग the legs is contraindicated because of possible dislodging of the thrombus if present. यदि थ्रोम्बस प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में रबिंग एंड मसाजिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि थ्रोम्बस पल्मोनरी आर्टरी में जाके कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। बेड रेस्ट इज इंडिकेटेड टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर डैमेज और सर्टेन ऑफ एनी इम्बोलस। बेड रेस्ट, इम्बोलस और थ्रोम्बस की कंडीशन में हम एडवाइस करेंगे, क्योंकि जो थ्रोम्बस है वो सर्कुलेट नहीं हो। Next, question number 25. After a bilateral lumbar symplectomy, a client has a sudden drop in blood pressure, but there is no evidence of bleeding. What should the nurse identify as the most likely cause of change in blood pressure? एक पेशेंट है जिसको बायलेटरल लंबर सिम्फेक्टेक्टोमी हुआ, सिम्फेटिक नर्व का रिमूवल, उसका बीपी सडनली ड्रॉप हो जाता है, जिसको ब्लीडिंग का भी कोई एविडेंस नहीं है। व्हाट शुड, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन 1, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन 2, कंसिक्वेंस ऑफ एनेस्थीसिया। ऑप्शन 3, इंक्रीज लेवल ऑफ एपिनेफ्रिन। ऑप्शन 4, रीएलोकेशन ऑफ ब्लड सप्लाई। फ्लूइड इनटेक इनएडिक्वेट है, एनेस्थीसिया का रिजल्ट के कारण है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि एपिनेफ्रिन के लेवल के बढ़ने के कारण है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि ब्लड सप्लाई रीएलोकेट होने के कारण है। गेस करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, रीएलोकेशन ऑफ ब्लड सप्लाई। रेशनल, सिम्फेटेक्टोमी, सिम्फेटिक एक्टोमी जहां पे भी वर्ड आता है उसका मतलब होता है रिमूवल, कट करना, सिंपैथेटिक नर्व का कट करना। कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, किसी भी पार्ट में, उसके कारण क्या होगा? ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, द रिजल्टिंग शिफ्ट द ब्लड वॉल्यूम लोअर द सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, उसके कारण जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है सिस्टम का वो कम होगा। फ्लूइड लॉसेस एसोसिएटेड विद सर्जरी में जनरली लोअर द ब्लड प्रेशर,
दिस कंपेंसेटेड बाय एंडोक्राइन एंड रीनल मैकेनिज्म। हर सर्जरी के अंदर मैक्सिमम फ्लूइड लॉस होता है, जो कि जिसका कंपेंसेशन या उसका बैलेंस एंडोक्राइन और रीनल सिस्टम द्वारा बनाया जाता है, और हम एक्स्ट्रा आउटर फ्लूइड भी दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन कारण है ब्लड सप्लाई का रीएलोकेट होना, दोबारा से उसी सिचुएशन में आना। एनेस्थीसिया डिप्रेस वाइटल साइन, एनेस्थीसिया वाइटल साइन को डिप्रेस करता है। जनरली देयर इज नॉट सडन ड्रॉप इन, बट सडनली ब्लड प्रेशर कम नहीं करता है। एपिनेफ्रिन विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय स्टिमुलेटिंग कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, किसके द्वारा? कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए नर्स इंस्पेक्टेड 2 day ओल्ड इंट्रावेनस साइट। एक नर्स 2 दिन पहले के आईवी साइट को असेस कर रही है, इंस्पेक्ट कर रही है, एंड आइडेंटिफाई एरिथमिया, वार्मथ, माइल्ड एडिमा। तो उसके ऊपर उसको इरिथमिया और गरम और थोड़ा सा एडिमा है। द क्लाइंट रिपोर्ट टेंडरनेस, क्लाइंट पेशेंट कह रहा है कि टेंडरनेस या सॉफ्ट लग रहा है। टेंडरनेस का मतलब है सॉफ्टनेस, सॉफ्ट लग रहा है। व्हेन द एरिया इज पाल्पेटेड, जब एरिया को टच करते हैं, पाल्पेट करते हैं। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, नर्स फर्स्टली क्या करेगी, पहला एक्शन क्या होगा? ऑप्शन 1, इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग, आईवी ट्यूब को इरिगेट करेगी या फ्लश करेगी। ऑप्शन 2, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करेगी। ऑप्शन 3, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन की रेट को स्लो करेगी। ऑप्शन 4, ऑब्टेन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एनाल्जेसिस प्रिस्क्राइब करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लेगी, ऑर्डर लेगी। गेस करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। यदि किसी भी आईवी फ्लूइड लाइन में यदि कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? इन्फ्यूजन को डिसकंटिन्यू करना। रेशनल ध्यान दीजिएगा। इरिथमा, वार्मथ एंड माइल्ड एडिमा इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन। ये कंडीशन क्या इंडिकेट कर रही है कि उसके इन्फ्लामेशन या जो आईवी साइट है वो इन्फ्लामेटेड हो चुकी है, उसमें सूजन आ चुका है। द इंट्रावेनस कैथेटर शुड बी रिमूव टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो उस कंडीशन में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने से रोकने के लिए सबसे पहले जो आईवी लाइन है उसको हम स्टॉप कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन वेन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोस के कारण वेन के अंदर इन्फ्लामेशन होना। इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन इज अनसेफ। इट में फर्दर इरिगेट द वेन, यदि हम वेन को फ्लश करेंगे तो वो स्वेलिंग या टेंडरनेस कंडीशन को बढ़ाएगी, प्रेसिपिटेट करेगी, दैट इंक्रीज द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एनाल्जेसिक में रिलीव द डिस्कम्फर्ट, एनाल्जेसिक पेन की कंडीशन को कम कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट को कम कर सकते हैं। इट इज नॉट एन इंटरवेंशन दैट वी, बट प्रॉब्लम जो बढ़ रही है उसको रिजोल्व नहीं करेंगे, कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाइल कन्वेल्सिंग फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी ए क्लाइंट डेवलप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एक पेशेंट जिसको एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है उसके बाद उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो गया है। Which clinical indicator of this complication should the nurse accept to identify when assessing the client? कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेटर या असाइन सिम्टम्स उस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में नर्स एक्सेप्ट करेगी? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है पेन इन द काफ, काफ के अंदर पेन होगा। ऑप्शन 2, इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन, इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन होगा। ऑप्शन 3, रेडनेस इन द अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया या जहां पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है वहां पे रेडनेस होगा। ऑप्शन 4, पिटिंग एडिमा ऑफ द लोअर लेग, लोअर लेग के अंदर पिटिंग एडिमा, एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी। ऑप्शन 4, एकामेटिक एरिया अराउंड द एंकल, एंकल की चारों तरफ एकामेटिक एरिया डेवलप हो जाएगा। ऑप्शन 6 है लोकलाइज वार्मथ इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज के कुछ लोकल पार्ट में वार्म की कंडीशन डेवलप होगी या गर्म लगेगा। फर्स्ट है पेन इन द काफ, काफ के अंदर पेन होगा। इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन का मतलब होता है चलने के दौरान पेन होना, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर मूवमेंट के दौरान पेन होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। रेडनेस इन अफेक्टेड एरिया, क्लियर है। पिटिंग एडिमा ऑफ द लोअर लेग, पिटिंग एडिमा का मतलब है एक्सेस फ्लूइड के कारण एडिमा की कंडीशन होना, जो कि मोस्ट कॉमनली लोअर लेग में प्रेजेंट होता है। एकामेटिक एरिया अराउंड द एंकल, एकामेटिक का मतलब होता है रेडनेस होना ब्लीडिंग के कारण।
नेक्स्ट है localized warmth in the lower extremities. Yes, correct answer. Correct answer is pain in the calf, redness in the affected area and localized warmth in the lower extremities. ये थ्रोम्बोफेल्वाइटिस की कंडीशन को शो करेंगे या क्लिनिकल इंडिकेटर हैं थ्रोम्बोफेल्वाइटिस के। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। पेन इज रिलेटेड टू एडिमा एसोसिएटेड विथ इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। थ्रोम्बोफेल्वाइटिस वेन की इंफ्लामेशन के कारण पेन डेवलप हो सकता है। इंटरमीडिएट क्लोडिकेशन को क्या बोलते हैं का मतलब है पेन वेन वॉकिंग रिजल्टिंग फ्रॉम टिश्यू इस्चीमिया। जब हम चलते हैं तो उसके दौरान लोअर लेग के अंदर पेन होना, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट क्लोडिकेशन, जिसका कारण क्या है टिश्यू इस्चीमिया। जो टिश्यू है उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। मे अकर विथ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ये कंडीशन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। रेडनेस इज रिलेटेड टू वेसोडाइलेशन एंड द इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। हर इन्फ्लामेटरी कंडीशन और वेसोडाइलेशन के अंदर रेडनेस प्रेजेंट होता है। ऑल्दो सम लोकलाइज्ड एडिमा अकर, पिटिंग एडिमा डज नॉट अकर इन द थ्रोम्बोफेल्वाइटिस। थ्रोम्बोफेल्वाइटिस के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एडिमा हो सकता है, बट फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण पिटिंग एडिमा, यदि कोई एडिमा फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण होता है उसे हम पिटिंग एडिमा से जानते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होता है। एकाइमोसिस का मतलब है ब्लीडिंग के कारण, इट इज ए साइन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के कारण लाल चकते जैसे निशान बनना, दिस इज नोन एज एकाइमोसिस। थ्रोम्बोफेल्वाइटिस इज कॉज्ड बाय क्लोटिंग नॉट बाय ब्लीडिंग। थ्रोम्बोफेल्वाइटिस क्या है? इज द इन्फ्लामेशन ऑफ वेन दैट अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट। थ्रोम्बोफेल्वाइटिस वेन का एक इन्फ्लामेशन है जो कि क्लोट फॉर्मेशन के कारण होता है। वार्मथ इज ड्यू टू द वेसोडाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए क्लाइंट हु हैड सर्जरी 24 आवर अगो रिपोर्ट पेन इन द काफ। एक पेशेंट है जिसको सर्जरी हुआ है 24 आवर पहले, वो काफ के अंदर पेन कंप्लेन कर रहा है। असेसमेंट रिवेल रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ डिस्कम्फर्ट। साइट ऑफ डिस्कम्फर्ट का असेस किया तो उसके अंदर वहां पे उसको रेडनेस और स्वेलिंग दिखाई दे रही है। व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स क्या करेगी? ऑप्शन 1, की बोथ लेग डिपेंडेंट, दोनों लेग को सहारा प्रदान करेगी। ऑप्शन 2, नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेगी। ऑप्शन 3, अप्लाई ए वार्म सोक टू द लेफ्ट काफ, लेफ्ट काफ को वार्म सोक अप्लाई करेगी। ऑप्शन 4, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक को एडमिनिस्टर करेगी। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज द नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्यों? कारण क्या है? रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। रेडनेस एंड स्वेलिंग इंडिकेट ए पॉसिबल थ्रोम्बोफेल्वाइटिस। रेडनेस और स्वेलिंग थ्रोम्बोफेल्वाइटिस की पॉसिबिलिटीज को इंडिकेट कर रही। बेड रेस्ट विद द लेग्स एलिवेटेड शुड बी मेंटेन्ड एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर नोटिफाइड इमीडिएटली। उस कंडीशन में हम उसको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे जिस सिचुएशन में है उसी कंडीशन में रहे, वरना क्लोट पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच सकता है, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद हम जस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे। Legs should be kept elevated until the client is evaluated by the health care provider. लेग को हम तब तक एलिवेटेड रखेंगे जब तक कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर इवेल्युएशन नहीं कर लेता कि कारण क्या है। एप्लीकेशन ऑफ वार्म सोक इज ए डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द नर्स दैट रिक्वायर ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। वार्म सोक्स अप्लाई करने से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर का प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायर पड़ती है, ये नर्स का इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है। Administer analgesic for pain is the site other than the one for which it was prescribed, not an independent nursing function. Analgesic administer करना नर्स का इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन की। इन एडिशन द मेडिकेशन में ऑफ प्रॉब्लम इन द काफ, मेडिकेशन काफ पेन को तो कम कर देगी, बट जो ट्रीटमेंट जो रियल में स्टार्ट करना है, जो कारण है थ्रोम्बोफेल्वाइटिस का, उसको ट्रीट नहीं कर पाएगी। देन यदि काफ मसल्स में रेडनेस और स्वेलिंग हो रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 29, ए नर्स इज असेसिंग आर्टेरियल परफ्यूजन इन ए क्लाइंट हु हैड सर्जरी। एक नर्स आर्टेरियल परफ्यूजन को असेस कर रही है जिस एक क्लाइंट का सर्जरी हुआ विथ प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट फॉर एन्यूरिज्म इन द लेफ्ट फीमोरल आर्टरी, जिसको लेफ्ट फीमोरल आर्टरी में एन्यूरिज्म था, उसको ग्राफ्टिंग की है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है जो आर्टरी होती है उसको वीक होने के कारण इनलार्जमेंट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वीकनेस ऑफ आर्टेरियल वॉल दैट द आर्टरी इज इनलार्ज, दिस कंडीशन इज नोन एज
एनुरिज्म, लेफ्ट फीमोरल आर्टरी के अंदर एनुरिज्म हो गया, उसका ग्राफ्टिंग किया है, या मतलब जो वीक हो गई थी उसको दोबारा कंडीशन में लाया गया, उसका आर्टेरियल परफ्यूजन नस असेस कर रही है। प्लेस ए एक्स ओवर द साइट ऑफ पल्स दैट शुड बी असेस्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम आर्टेरियल परफ्यूजन। आर्टेरियल परफ्यूजन का मतलब आर्टरी के अंदर सर्कुलेशन। डिस्टल टू द ऑपरेटिव साइट, वो साइट जिसके अंदर असेस कर रही है मैक्सिमम आर्टेरियल परफ्यूजन का पता चलेगा, ऑपरेटिव साइट में कहां पे असेस करना है, उस पे एक्स मार्क करना है। ये डायग्राम है, इसके अंदर जो परफ्यूजन हुआ कौन सी साइड, लेफ्ट फीमोरल आर्टरी, तो इसमें लेफ्ट देखना है हमें, और कौन सी साइड पे हम असेस करते हैं उस परफ्यूजन, उस पे हमें एक्स मार्क करना है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज दिस वन। डिस्टल या पेडल पल्स के ऊपर हमेशा आर्टेरियल परफ्यूजन हम डिस्टल साइड पे असेस करते हैं। ध्यान ध्यान दीजिएगा, पल्स मोस्ट डिस्टल टू द ग्राफ्ट, ग्राफ्ट की जो साइट होती है उसके दूर वाली स्थिति या दूर वाली, डिस्टल का मतलब होता है दूर वाली जगह पे हम पल्स असेस करते हैं। शुड बी असेस फर्स्ट टू डिटरमाइन एडिक्वेसी ऑफ सर्कुलेशन, परफ्यूजन का मतलब है सर्कुलेशन असेस करना, आर्टेरियल परफ्यूजन, आर्टेरियल सर्कुलेशन। पेडल पल्स इज लोकेटेड टॉप ऑफ द फुट, पेडल पल्स कहां पे स्थित होती है, टॉप ऑफ फुट पे। इट इज द मोस्ट डिस्टल पेरिफेरल पल्स, मोस्ट डिस्टल पेरिफेरल पेरिफेरल पल्स कौन सी पल्स है, पेडल पल्स। पेडल पल्स इज द मोस्ट डिस्टल पेरिफेरल पल्स, कौन सी पल्स। आर्टेरियल सर्कुलेशन किसी भी ग्राफ्ट की स्थिति में हमें चेक करना है तो हम साइड कौन सी लेंगे, जो ग्राफ्ट हुआ उसकी दूर वाली डिस्टल साइड, उसमें सर्कुलेशन चेक करने के लिए। मोस्ट डिस्टल पेरिफेरल पल्स कौन सी है, पेडल पल्स, जो पेडल पल्स कहां पे स्थित होती है, टॉप ऑफ द फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट द यूज ऑफ एंटी इम्बोलिज्म स्टोकिंग, एक क्लाइंट को एंटी इम्बोलिज्म स्टोकिंग के यूज के बारे में नर्स टीच कर रही है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड, कौन सा इंस्ट्रक्शन नर्स इंक्लूड करेगी। ऑप्शन 1, कीप द स्टोकिंग ऑन 2 आवर एंड ऑफ 2 आवर, स्टोकिंग 2 घंटे रखना है, 2 घंटे हटाना है। ऑप्शन 2, वियर द स्टोकिंग ओनली एट बेड टाइम व्हेन एक्टिविटी लेसन, केवल बेड टाइम पे ही स्टोकिंग पहनना है जब एक्टिविटी कम हो जाए। ऑप्शन 3, पुट द स्टोकिंग ऑन बिफोर गेटिंग आउट द बेड इन द मॉर्निंग, जब बेड से हम जा रहे हैं, उठ रहे हैं, जग रहे हैं, तब स्टोकिंग गेट करना है या लगाना है। ऑप्शन 4, लीव द स्टोकिंग इन प्लेस अंटिल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइज अदरवाइज, यदि हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइज करता है तो स्टोकिंग यूज करना है, नहीं तो नहीं। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पुट द स्टोकिंग ऑन बिफोर गेटिंग आउट द बेड इन मॉर्निंग। एंटी इम्बोलिज्म स्टोकिंग पहनने का सबसे उपयुक्त समय जब मॉर्निंग से बेड से उठ रहे हैं तब लगाना है, और जो सोने के टाइम हटाना है। स्पोर्ट हाउस, ध्यान दीजिएगा, रेशनल देखिएगा, स्पोर्ट्स हाउस is also the name of stocking, anti-embolism stocking, apply external pressure to the vein, इसका काम क्या होता है, वेन को प्रेशर अप्लाई करती है, किसके लिए, प्रिवेंटिंग द रिट्रोग्रेड प्रेशर, जो बाहर की तरफ प्रेशर लगता है लूज होने के कारण या उसकी इलास्टिसिटी कम होने के कारण। ऑन फ्लो द में अकर इन स्टैंडिंग और सिटिंग पोजिशन, एप्लीकेशन बिफोर अराइजिंग prevents the vein from having the opportunity to become engorged। इंगोज मीनिंग है, इंगोज का मतलब है कि ब्लड वाटर या और फिल होने के कारण क्या होना, स्वेलिंग की कंडीशन होना, दैट इज इंगोज, इंगोज की कंडीशन। जैसे ही सिटिंग या स्टैंडिंग कंडीशन में पेशेंट या क्लाइंट आता है तो उसके दौरान उसको इंगोज या ब्लड फिल ज्यादा होने से रोकने के लिए जो एंटी इम्बोलिज्म स्टोकिंग यूज की जा सकती है, की जाती है। कीप द स्टोकिंग ऑन टू 2 आवर ऑफ टू 2 आवर, schedule will follow at some point, the fit will be dependent before the stocking are put on। 2 घंटे पहनना और 2 घंटे उतारना स्टोकिंग का, ये रूल हम तब फॉलो करेंगे जब पेशेंट क्या हो, डिपेंडेंट हो, या उसका फुट्स डिपेंडेंट हो या सपोर्ट प्रदान किया हुआ हो या बेड पे हो। वीनस पुलिंग एंड एडिमा में अकर, इस कंडीशन में क्या होगा, वीनस पुलिंग और एडिमा हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक स्टोकिंग एट दिस टाइम कैन काज टिश्यू ट्रोमा, यदि इस कंडीशन में टिश्यू ट्रोमा भी कारण कर सकती है।
They usually need not to warn while in bed with the feet elevated during sleep because gravity prevents venous pulling. क्या है, जब बेड रिडन क्लाइंट है उसको स्टोकिंग यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम फुट को सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं स्लीप टाइम के दौरान, एलिवेशन एडवाइस करेंगे, तो एलिवेशन के कारण जो ग्रेविटी है, जो एक्सट्रीमिटीज ऊपर हो रही है, उसके कारण विनस पुलिंग अपने आप विनस पुलिंग को रोकती है। स्टोकिंग मस्ट बी रिमूव सो दैट द लेग्स कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड एट लीस्ट डेली। स्टोकिंग को डेली वॉश करना है, डेली सुखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों। नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि सपना पूरा नहीं हो जाए। यह हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि सपना पूरा नहीं हो जाए। कौन सा सपना? एक टॉपर बनने का, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना। डेली आप अपने मन में ठाने कि आई एम ए टॉपर।